देखो, सबसे पहले रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं कि आखिर रेगिस्तानी ओक क्या है और रेगिस्तानी ओक की क्या विशेषता है। तो रेगिस्तानी ओक की अगर विशेषता कहें कि रेगिस्तानी ओक की विशेषता को क्या कहेंगे, तो ये देख रहे हो ये रेगिस्तानी ओक है। लगभग जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये जो दिख रहा है कि काफी विशालकाय पेड़ है, इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट ऊंची होती है। मतलब जो पेड़ की ऊंचाई रहेगी वो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई रहेगी, यानी कि एक मंजिला मकान के लगभग ऊंचाई के बराबर जो है ये पेड़ की ऊंचाई आपकी पाई जाती है, जिसको रेगिस्तानी ओक के नाम से जानते हैं। ये लिखा है, बस यही आपको याद रखना है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। सबसे पहले ये मतलब सर्वाधिक जो मिलेगा वो आपको ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में मिलेगा। फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो कहा है कि लगभग इसकी ऊंचाई आपकी क्लास की दीवार के बराबर लगभग होती है। तो क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर लगभग 10 से 12 फीट, यानी कि किसी कक्षा की ऊंचाई जो है वो 10 से 12 फीट होगी क्लास की। तो उसी ऊंचाई को यहाँ पर लिया गया है कि लगभग लंबाई जो है वो 10 से 12 फीट होगी। फिर ये कहा गया है कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट गहरी आपकी होती हैं। तो अब ये जो रेगिस्तानी ओक है, इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर गहराई में चली जाती है। चूंकि रेगिस्तानी भाग है तो यहाँ पर जल की उपलब्धता वैसे भी कम होती है, और जल की कम उपलब्धता के कारण जितनी अधिक गहराई में इनको जल मिलता है उतनी ही अधिक गहराई में ये जड़ें आपकी अंदर प्रवेश करती हुई चली जाती। तो इनकी जड़ें काफी गहरी पाई जाएंगी, लगभग 30 फीट तक इनकी जड़ें जो है वो आपकी गहरी आपको देखने को मिलेंगी। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट गहरी होती हैं, यानी कि काफी गहराई में जो है वो इनकी जड़ें जो है वो चली जाएंगी, क्योंकि यह पानी की खोज में लगातार नीचे जाती रहती हैं। पता ही है आपको, रेगिस्तान जहां रहेगा वहां पर जल की कमी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया भी है तो वहां पर कुछ स्थान जो है वो डिजर्ट्स यानी रेगिस्तानी भाग हैं, कुछ जो है वो आपके पानी युक्त भाग हैं। लेकिन अधिकतर जो देखा जाए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो पूरा एक भाग रेगिस्तानी है और एक भाग में अत्यधिक पानी की बरसात होती है, यानी कि अच्छा हरा भरा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो जिस हिस्से में रेगिस्तान रहती है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र रहता है, वहां पर भी कुछ पेड़ पाए जाते हैं। तो उनमें से एक आपका रेगिस्तानी ओक है। ये रेगिस्तानी ओक की जड़ें 30 फीट गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है। तो जितनी अधिक गहराई में इनको पानी मिलेगा उतनी अधिक गहराई तक इनकी जड़ें जो है वो आपकी चली जाएगी। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, यानी कि आप देख रहे हो कि इसमें जो है वो आपके देख रहे हो जड़ जो आपका तना है वो कितना हैवी है, और पत्तियां उसकी अपेक्षा कम आपको दिखाई दे रही। तो इसमें पत्तियां कम रहेंगी और आपका जो तना रहेगा वो आपका जड़ें सबसे ज्यादा जो है गहराई में पहुंच जाएंगी जड़ें, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ 10 से 12 फीट रहेगी और उसके बाद गहराई में ये जो आपकी जो पेड़ है ये लगातार नीचे की तरफ जो है वो आपका क्या करता जाएगा, चला जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन रेगिस्तानी ओक के तने में जल संचित रहता है। अब तने में जल संचित कैसे रहेगा? जो तना नीचे गया है 30 फीट गहरा, वो आपका तना ही है। तो उस तना में निश्चित सी बात है कि पानी की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त रहेगी। जो उसकी जड़ें नीचे तक गई हैं, तो जड़ें नीचे तक जाएंगी तो आपके तने की भी तो लंबाई जो है वो जमीन के अंदर बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई में और नीचाई में दोनों जगह जो है वो आपके तने में पानी की उपलब्धता क्या रहती है, आपकी बनी रहती है। यानी कि जो पानी है वो इसमें आपका संचित रहेगा, जल का संग्रहण इसमें रहता है। किसी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ती है, यहाँ पर अगर पानी नहीं बरसता है, पानी की समस्या है, तो व्यक्ति इन पेड़ों से क्या कर सकता है, इनके तनों में पाइपलाइन डाल करके क्या कर सकता है, पानी को प्राप्त कर सकता है। यानी कि बड़े आसानी से हम इसमें पेड़ों के तने में पाइपलाइन डाल करके क्या कर सकते हैं, जल जो है वो क्या कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। यानी कि आप इसके तने में अगर पाइपलाइन डाल दोगे तो आपको बड़ी आसानी से पानी की उपलब्धता जो है वो होती रहेगी। जैसे आपने किसी जलाशय में पाइप डाल दिया है, तो यहाँ पर स्थानीय निवासियों को पेयजल संकट या जल संकट पैदा होता है, तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो तने के अंदर क्या करते हैं, पतला पाइप डाल करके पानी यहाँ से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, यानी कि पानी की आवश्यकता को पूर्ण कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं तने में संचित जल पीने के लिए वह अपने साथ एक चाकू व एक छोटी सी पाइपलाइन भी रखते हैं। मतलब क्या भाई, अब रेगिस्तान में कोई किसान है, कोई व्यक्ति है जा रहा है, अब उसको पानी चाहिए, पानी आसपास नहीं है,
तो वो जाएगा इस पेड़ में, पेड़ के पास जाएगा, एक छोटा सा चक्कू लिए रहेगा और एक छोटा सा पाइपलाइन, इस तने में छेद करके पाइपलाइन को डाल करके क्या कर सकता है, पानी भी पी सकता है। यानी कि हमेशा इसमें पानी जो है वो आपका उपलब्ध रहेगा। यह यदि जमीन पर 30 पेड़ लाइन से लिटा दिए जाएं तो उतनी गहराई तक इसकी जड़ें जो है वो जमीन के अंदर चली जाती हैं। यानी कि ये क्या कहा है कि जमीन पर 30 पेड़ जो है वो एक लाइन से लिटा दिए जाएं, लगभग एक पाइप की लंबाई, एक पेड़ की लंबाई अगर 10 फीट होगी और ऐसे 30 पेड़ अगर लेटा दिए जाएं तो लगभग 30 फीट गहराई तक इसकी जड़ें जो है वो आपकी क्या है, चली जाती हैं अंदर। जब तक जड़ तक पानी ना पहुंच जाए, जड़ आपकी अंदर अंदर क्या करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, जब तक कि उनको जल उपलब्ध ना हो। बात समझ पाए होंगे? इतने पॉइंट आपको ओक के लिए, रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है उसके लिए आपको ये विशेषताएं याद रखनी है। इन्हीं में से ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा और ये आपके 5 जो पॉइंट रहेंगे, 6, ये इन्हीं विकल्पों में से जो है पेपर में आपके बनते हैं या पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नेफेंथिस, या जिसको आप घटपर्णी पौधा कहते हैं या शिकारी पौधा कहते हैं। इसकी भी अपनी एक विशेषता है और अपनी विशेषता के कारण ये जो शिकारी पौधा है वो आपका क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसकी एक विशेषता यह है कि अधिकतर ये जीव जंतुओं का ही क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है और जीव जंतुओं का शिकार भी एक निश्चित उद्देश्य हेतु करता है कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन की कमी को क्या कर सके, पूर्ण कर सके। तो इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। देखना सर, ये जो दिख रहा है ये घटपर्णी पौधा है, जिसको पिचर प्लांट भी आप कह सकते हो, जिसको आप घटपर्णी को पिचर प्लांट भी कह दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहीं कहीं इसका नाम इस प्रकार से पिचर प्लांट भी लिखा रहता है, पिचर प्लांट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि घटपर्णी इसलिए क्योंकि इसकी आकृति आप देख रहे हो ये घड़े की भांति है, ये घड़े की भांति है। जैसे ऊपर से किसी ने ये ढक्कन क्या कर दिया है, ये आपका ढक दिया है। होता क्या है, ये इसी प्रकार अपना मुख जो है वो क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। जैसे ही कोई कीट पतंग, जरूरी नहीं कि आपका कोई कीट पतंग ही आए, मेढक आ गया, हो सकता तिलचिट्टा आ गया, हो सकता टिड्डा आ गया, कोई भी कीट पतंग जो है वो आपका आ गया, तो ये तिलचट्टे को जैसे ही तिलचट्टा या कोई कीड़ा या कोई कीट पतंग, कोई मक्खी, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी जीव या कोई भी कीट जैसे ही यहाँ पर बैठता है, अब बैठता क्यों है, यहाँ क्यों बैठेगा, ये जो आपके पिचर प्लांट होते हैं, घटपर्णी पौधे होते हैं, विशेष प्रकार की सुगंध जो है वो आपके छोड़ते रहते हैं। उस सुगंध से आकर्षित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है वो खिंचकर चले आते हैं और जैसे ही ये पहुंचते हैं तो इसका जो ऊपरी जो मुख होता है वो एकदम मोम की भांति चिकना होता है, एकदम चिकना रहता है, जैसे मोम वगैरह रहती है चिकनी, वैसे ही पूरा का पूरा आसपास का जो एरिया रहता है वो मोम की तरह चिकना रहेगा। कोई जीव अगर इस पर थोड़ा बहुत ही स्पर्श भी करता है तो तुरंत के तुरंत फिसल करके कहाँ चला जाता है अंदर, और ये तुरंत के तुरंत क्या कर लेते हैं, ढक्कन जो है वो ऊपर से बंद कर लेते हैं। अब जीव बाहर नहीं निकल सकता और ये अंदर ही अंदर उसका क्या कर लेते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि उसको खा लेते हैं। इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, शिकारी पौधा भी कहते हैं, घटपर्णी भी कहते हैं या नेफेंथिस भी कहते हैं, इसी को हम पिचर प्लांट कहते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये इसकी विशेषता क्या है और पढ़ लेते हैं। यह एक पौधा है जो लंबे घड़े की आकृति जैसा है, देख ही रहे हो लंबे घड़े की आकृति जैसा है। इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है, यानी कि ढक्कन भी पत्ती का लगा रहेगा, वो जब चाहे खुल सकता, बंद हो सकता है। फिर अगर कहेंगे इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, भाई हमने आपको कहा है कि जो सुगंध है या दुर्गंध है या गंध है, इससे आकर्षित होकर के जीव इसके पास आ जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। अगर कहें यह एक कीट भक्षी, कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है, यह कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मेढक, चूहे या अन्य छोटे जीवों का भी शिकार क्या कर जाता है, कर जाता है। चूहों को भी खा लेगा, मेढक को भी खा लेगा, किसी भी कीड़ा मकोड़ा, टिड्डा हुआ, तिलचिट्टा हुआ, इन चीजों को भी खा जाएगा। अगर कहें यह पौधा मूलतः वहां पर उगेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह उगे, यह वहां पर उगेगा जहां पर मृदा में, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाए, क्योंकि जीवों का भक्षण ये इसलिए करता है ताकि मृदा में नाइट्रोजन की कमी को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो ये लिखा भी है
कि यह पौधा मूलतः उन जगहों पर उगते हैं जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। तो मिट्टी में या मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, आपके जीवों का भक्षण करते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, भोजन भी बनाता है। ऐसा नहीं कि भोजन ना बनाए, परंतु मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, कीड़ा मकोड़े का शिकार भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये भोजन नहीं बना सकता। जैसे अन्य पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वैसा ही ये भी शिकारी पौधा आपका क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन बनाने में समर्थ है। लेकिन फिर भी नाइट्रोजन की जो कमी है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु कीड़ा मकोड़ों का क्या करता है, शिकार करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार पूछा गया है। यह जो आपका पौधा है मुख्यतः कहां पर पाया जाता है, तो बाहर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत में सिर्फ मेघालय में ये आपका क्या किया जाता है, पाया जाता है। यानी कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, वहां पर ये आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। जो आपका पिचर प्लांट रहेगा या नेफेंथिस पौधा रहेगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कई और उदाहरण हैं। मेन कहा जाए तो इसको शिकारी पौधे ही कहा जाता है, लेकिन इसके ही कहीं कहीं इसको ट्रोसेरा कहते हैं, कहीं उट्रिकुलेरा कहते हैं, कहीं घटपर्णी इसका नाम है, कभी इसको पिचर प्लांट कहते हैं, कभी नेफेंथिस कहते हैं। ये सारे नाम इन्हीं मांसाहारी पौधों के हैं, जो सारे के सारे इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग नाम जो है वो रखे गए हैं। कभी किसी को घटीपर्णी कह देते, कभी पिचर प्लांट कह देते, कभी नेफेंथिस कह देते, कभी ड्रोसेरा कह देते, कभी उट्रिकुलेरिया कह देते। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब आते हैं खेजड़ी। और खेजड़ी वृक्ष हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, ध्यान करो। अमृता की कहानी में हमने तुम्हें खेजड़ी वृक्ष की कहानी पढ़ाई थी, फिर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये देख रहे हो राजस्थान में पूरा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर जो वृक्ष पाया जाता है वो वृक्ष आपका क्या है, खेजड़ी है। इस खेजड़ी वृक्ष के कारण यहाँ पर जिस क्षेत्र में ये वृक्ष अधिक पाया जाता है, वहां गांव का नाम भी इस वृक्ष के नाम पर पड़ गया है। उस वृक्ष के नाम पर, इसी वृक्ष के नाम पर उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया कि खेजड़ली गांव है ये। यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं वो खेजड़ली गांव में रहते हैं। उनके लोग, वहां के लोगों को बिश्नोई कहा गया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से बिश्नोई कहलाते हैं। लेकिन अगर कहें तो कहां पर पाया जाएगा, राजस्थान में, राज्य में थार के मरुस्थल में ये आपका जो है वो अधिक पाया जाएगा। वृक्ष के खिचड़ी नाम पर गांव का नाम भी खेजड़ी पड़ा है, जो जोधपुर के राजस्थान में स्थित है। अगर कहे यहाँ के लोग, गांव के लोग क्या कहे जाते हैं, तो बिश्नोई, वही हमने आपको बताया कि बिश्नोई कहे जाते हैं। साथ में अगर कहें जहां इस पौधे की जड़ें गहरी होती हैं, क्योंकि यह भी वही उगता है जहां पर पानी की कमी पाई जाएगी, और इसकी जड़ें भी आपकी अधिक गहराई में पहुंच जाती हैं। आपको इसको ध्यान रखना, यानी कि इसकी जड़ें गहरी इसलिए होती हैं ताकि अधिक गहराई से पानी प्राप्त कर सके, इनमें नमी बनी रहे। लेकिन ये ज्यादा पानी नहीं प्राप्त करती, इनको कम पानी में ही इनका काम जो है वो चलता रहता है। खेजड़ी वृक्ष का काम कम पानी में ही आपका चलता रहता है। यानी कि आप खेजड़ी वृक्ष को कह सकते हो कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसका काम जो है वो कम से कम पानी में भी आपका क्या रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि अगर वो कम पानी भी उसको मिलेगा तो वो कम पानी में भी अपना क्या करता रहेगा, काम चलाता रहेगा। अगर यहां पर हम कहें, ये हम पहले ही समझा चुके हैं कि इसकी लकड़ी कीमती है, इसमें जो फलियां लगती हैं वो फलियां भी कीमती हैं, मतलब खेजड़ी वृक्ष में लगने वाली फलियां भी कीमती हैं, जिसकी वहां के रहने वाले लोग सब्जियां बनाते हैं। ध्यान करो, ये सब हमने तुम्हें पढ़ाया है। यहाँ की जो लकड़ी है वो भी कीमती है, जो इसकी पत्तियां रहती हैं वो हमारे जीव जंतु खा लेते हैं, वो भी कीमती है। इसकी लकड़ी में इसकी लकड़ी में कई वर्षों तक कीड़ा नहीं लगता, ये लकड़ी इसकी बहुत मजबूत मानी जाती है। तो ये जो पेड़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए इसका उपयोग साल दर साल क्या कर सकते हैं। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है, और यहाँ की पत्तियां वहां के जानवर क्या करते हैं, आपके खाते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे भी क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये इतनी बातें हमने तुम्हें वहां भी बताई थी, फिर से बताई। अब आते हैं लाइकेन। ये एक प्रकार से जो है वो आपका लाइकेन है। इस लाइकेन के बारे में भी समझते हैं कि आखिर लाइकेन क्या है। तो लाइकेन एक प्रकार से देखा जाए तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन एक आपका सहजीवी पौधा है, वास्तव में एक पौधा नहीं, ये आपके दो पौधे हैं। दो पौधे का मतलब है दो पौधे एक साथ जीवन यापन करते हैं, उसको ही हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। जिसमें एक आपका क्या रहता है, कवक, और दूसरा आपका शैवाल।
यानी कि दो आपके जीव, लाइकेन में कवक व शैवाल, दो जीवों के मध्य सहजीविता का उदाहरण देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, सहजीविता का मतलब क्या होता? सहजीविता, कई प्रकार के जीव आपने पढ़े होंगे, जैसे एक होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है जिन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, वो अपना खाना स्वयं बना लें। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो स्वपोषी हैं, वो स्वयं ही अपना भोजन बना सकते हैं। बात समझ पाए? हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग अपना खाना स्वयं तो बना लेंगे, लेकिन हम अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे। जब तक कि गेहूं अनाज हमको नहीं मिलेगा, हम बनाएंगे क्या? तो हम लोग उपभोक्ता हैं। अब इसी में अगर कहा जाए तो आपके स्वपोषी के साथ साथ एक आता है परपोषी के अंतर्गत, जो है वो हम अपने परपोषी के अंतर्गत, आप अपन लोग परपोषी के अंतर्गत नहीं आएंगे, अपन लोग उपभोक्ता के अंतर्गत रहेंगे। क्योंकि हम भोजन तो स्वयं बना लेंगे, लेकिन हमको बस केवल कच्चा मटेरियल उपलब्ध हो जाए, गेहूं वगैरह हमको प्राप्त हो जाए, तो हम उसको गेहूं को क्या कर लेंगे, स्वयं जो है वो क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। बात समझ पाए? लेकिन हम खुद भोजन नहीं बना पाएंगे कि भैया हम खड़े हैं, खड़े खड़े क्या कर ले भोजन बना लेंगे, हम स्वपोषी के अंतर्गत नहीं आएगा मानव शरीर। परपोषी अगर कहें, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, जैसे अमरवेल का नाम सुना होगा। अमरवेल कभी भी स्वयं भोजन नहीं बनाती, दूसरों के ऊपर, दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ी रहेगी, उसी से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करती रहेगी चूसकांकों के माध्यम से। लेकिन एक होता है सहजीविता। सहजीविता का उदाहरण हमने तुम्हें जब स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो बताया था कि भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण। इसमें एक दूसरे के जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे? भैंस की पीठ पर, भैंस के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की किल्लियां पाई जाती हैं, भिन्न प्रकार के जुएं पाए जाते हैं। वो उस भैंस के या उस जीव के, उस जंतु के खून बराबर चूसते रहते हैं। लेकिन जो बगुला नाम का पक्षी है, जैसे ही वो आता है, उसकी पीठ पर बैठ करके उसके शरीर में से जितने जितने इल्लियां रहती हैं उनको निकाल निकाल कर क्या कर जाता, खा जाता। तो इससे दोनों को लाभ मिल गया, बगुले को भोजन मिल गया और भैंस की पीठ से वो इल्ली आपकी निकल गई। तो भैंस भी लाभान्वित हो गई और बगुला भी लाभान्वित हो गया। तो जब दोनों एक साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभान्वित करें, कोई भी दो जीव, कोई भी दो पौधे एक साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभान्वित करें, तो ऐसा संबंध जो है वो किसके अंतर्गत आता है? सहजीविता के अंतर्गत आता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहां पर भी जो आपका लाइकेन है वो सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो जीव है, एक कवक है और एक शैवाल। इसमें कवक जो होता है, इस कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। जब तक कि क्लोरोफिल नहीं होगा, जिसको आप कहते हो हरित लवक, यानी कि जब तक कि आपको क्लोरोफिल आप में नहीं पाया जाएगा, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, भोजन बनाने की क्रिया आप संभव नहीं कर सकते। तो जो आपका कवक है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आपने इसका चित्र अगर देखा हो तो एक प्रकार से देखा हो आपने, जैसे मशरूम नाम सुना है, एक प्रकार का कवक ही है, फंगई है। उसी में अगर देखा जाए तो उसको आम भाषा में अपन लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो वो जो कुकुरमुत्ता होता है उसको आप कवक कह सकते हैं। वह बिल्कुल हरा नहीं होता है, बिल्कुल भी आप देखते हो तो एकदम व्हाइट रंग का रहता है, एकदम सफेद रंग का रहेगा। तो ये जो दिख रहा है नीचे से, ये नीचे से वही सफेद रंग का कुकुरमुत्ता है। ये नीचे से देख रहे हो वही व्हाइट रंग का आपका क्या है, कुकुरमुत्ता है, जिसको कवक कह रहे हैं। ऊपर से जो ये लाल लाल जो है वो ऊपर बैठ गया, ये शैवाल है जो आपका उगने लगा है इसके ऊपर से। लाल लाल कहीं कहीं अगर देखो तो ये हरी काई के रूप में पाया जाएगा शैवाल, कहीं कहीं ये हरी काई के रूप में पाया जाएगा। यहाँ पर चूंकि ये चित्र में लाल दिखाया गया है समझाने के लिए, नहीं तो आप जाओगे समुद्र की तलछटी में आपको काई मिलेगी, कहीं नीली काई मिलेगी, कहीं हरी काई मिलेगी। आप तो उसको हरी ही समझेंगे, वो डार्क जो हरी होती है वो नीली आपकी कहलाती है, उसको नील हरित शैवाल कहते हैं। तो जो आपकी ये काई है, चूंकि ये बनाया लाल से तो हम लाल से समझ लेते हैं, ये ऊपर जो है वो आपका शैवाल है। हम काई कह दें थोड़ी देर के लिए, काई कोई आप शैवाल मान सकते हो। जो आप काई जानते हो, पानी जब भरा रहता है तो आसपास काई जमा हो जाती है, उसको आप शैवाल कह दो, वो शैवाल ही होता है। कहीं हरित शैवाल होता है, कहीं नील हरित शैवाल होता है। ये लाल दिखाया गया है, कोई बात नहीं समझाने के लिए। तो जो कवक होता है, ये कवक क्या कर देता है, उसको शैवाल को आधार प्रदान कर देता जमने के लिए, पैदा होने के लिए। क्योंकि काई को कोई ना कोई आधार चाहिए। देखा होगा पानी कहीं पर रुक रहा है,
बहता हुआ पानी कहीं रुक रहा है तो वहां पर उस चट्टानी भाग पर भी काई आपकी जमने लगेगी। कहीं मैदानी भाग में अगर आपका पानी ठहर रहा है तो वहां भी काई जमने लगेगी। काई को जमने के लिए, काई के पैर नहीं है खुद के, एक प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि शैवाल के पैर नहीं है। शैवाल को कोई ना कोई आधार चाहिए बैठने के लिए, कोई ना कोई आधार चाहिए खड़ा होने के लिए। तो यहां पर शैवाल को आधार मिल जाता है ये कवक, यानी कि आपका जो शैवाल है उस शैवाल को ये जो कवक है, ये कवक क्या कर देता है, उसको आधार दे देता है। और ये आधार दे देता है, लेकिन कवक के पास ध्यान रखना है क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो ये भोजन नहीं बना सकता, लेकिन ये उग आता है, खड़ा रहेगा, उग आएगा। अब जब उग आएगा तो इसके ऊपर जो है वो आप देखते हो हरे रंग की, ये जो है बड़े इसमें लाल रंग की दिखाई गई, लेकिन हरे रंग की होती है, जिसको आप काई कहेंगे आम भाषा में, लेकिन वास्तव में विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में इसको हम शैवाल के नाम से जानते हैं। तो ये शैवाल रहेगा, ये शैवाल इस कवक के ऊपर उगाएगा। शैवाल में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। शैवाल क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश में क्या बना लेगा, भोजन बना लेगा। और जब भोजन बना लेगा तो खुद भी खाएगा और जिसके ऊपर बैठा हुआ है उस कवक को भी खिलाएगा। क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल है नहीं तो कवक क्या नहीं कर पाता, भोजन नहीं बना पाता। तो एक ने आधार प्रदान करा दिया और एक क्या कर गया, उसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, एक क्या कर गया, उसके ऊपर बैठ गया। जैसे आपने देखा होगा एक हुआ लंगड़ा, भाई एक हुआ लंगड़ा मतलब जिसके पैर नहीं, तो ये शैवाल को मान लो जो लंगड़ा है, और ये कवक है अंधा, इसको दिखाई नहीं देता। तो ये कहता है कि हमारे पैर तो हैं, हम चल तो सकते लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो ये कहता है एक काम करो, तुम्हें मैं अपनी पीठ पर बिठा लूं, हम तुम्हें रास्ता बताते रहेंगे, तुम चलते रहना, दोनों का काम चलता रहेगा। बात समझ पाई कि नहीं? तो ये एक प्रकार से कवक शैवाल का संबंध ऐसा ही है, मतलब एक के साथ दूसरा पाया जाएगा। जहां कवक होगा वहां आसपास शैवाल मिलेगा, जहां शैवाल होगा तो वहां आसपास कवक पाया जाएगा। क्योंकि एक भोजन बनाता है, दूसरा उसको आधार प्रदान करता है कि तुम हमारे ऊपर उगाओ, क्योंकि हम तो जो है वो भोजन बना नहीं सकते, तो हम सरवाइव कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना है, दोनों का उदाहरण जो है वो जाना जाता है, सहजीविता का बेहतर उदाहरण है अगर पूछा जाए तो। अब आगे चलते हैं, यही थ्योरी इसमें लिखी हुई है। अब इसको ना भी पढ़ो तुम तो भी चल जाएगा, उन्होंने तुम्हें सब समझा दिया है, फिर भी पढ़ लो। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह भोजन नहीं बना सकता है। यह सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है, यानी ये कहां पर उगेगा, सड़ी गली लकड़ियों पर उगेगा। जबकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना सकता है, लेकिन उसके आसपास उगने का आधार नहीं होता, उसके पास उगने का कोई आधार नहीं होता। तो वो क्या करता है, कवक शैवाल को आधार प्रदान कराता है और शैवाल कवक को क्या कराता है, भोजन। और दोनों के मध्य उदाहरण क्या हुआ, ये सहजीविता का। जैसे भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला, भैंस बगुले को भोजन उपलब्ध करा रही है, ध्यान करो, भैंस बगुले को भोजन उपलब्ध करा रही है, बदले में बगुला उसके शरीर से खून चूसने वाले उन कीटों को, उन इंसेक्ट को, उन कह सकते हो जुओं को, उन कीलों को क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। तो दोनों के मध्य वहां सहजीविता का उदाहरण है, यहां भी सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन, एक पॉइंट और याद रखना है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में पाया जाता है। देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटियों में आप जाओगे तो वहां के लोग बाग अपनी बालकनियों में, गमलों में लाइकेन के पौधे लगा रखेंगे। वो लाइकेन का पौधा तुरंत के तुरंत बता देगा कि आखिर वायु की गुणवत्ता कितनी खराब चल रही है और क्या है। जैसे ही वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना प्रारंभ होती है तो वायु प्रदूषित होती है। सबसे ज्यादा हानि सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से ही होती है। तो जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ती है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूखना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि वहां के जो लाइकेन रहेंगे वो अपने आप सूखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका वायु प्रदूषण क्या करने लगा है, बढ़ने लगा है। दिल्ली के लोग अपने घरों में अधिकतर लाइकेन के पौधे को रखते हैं, मुंबई के लोग अधिकतर अपने घरों में लाइकेन के पौधे को रखते हैं। जैसे ही देखते हैं कि आज तो ये लाइकेन मुरझा गया है, तो अब उस एक हफ्ते तक हम क्या करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर पॉल्यूशन अधिक बढ़ गया है। तो उस जगह पर इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है, जहां पर प्रदूषण की समस्या क्या होती है, अधिक होती है। तो याद रखना, जहां जहां वायु प्रदूषण बढ़ेगा वहां वहां लाइकेन के पौधे सूख जाएंगे, आपको ये याद रखना। चलिए बताइए सर, अगर कोई समस्या नहीं है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। एक 2 मिनट बस। इसके बाद ये पीपल है, बहुत सिंपल सी बात है, पीपल में कुछ नहीं है, विशालकाय शरीर है। ये पेड़, इसकी ना तो लकड़ी काम की है, ना इसका फल काम का है, ना इसकी पत्ती काम की है, किसी काम का पेड़ नहीं।
भाई पूछा गया है ऐसा कौन सा फल है ना तो जिसकी लकड़ी किसी काम की है, ना ही जिसकी पत्ती किसी काम की है, और ना ही वो उसका फल किसी काम का है। भाई बताओ, पीपल का फल कोई खाता है क्या? पीपल की पत्ती का कोई प्रयोग करता है? नहीं। जानवर भी नहीं खाते पीपल की पत्ती, यानी बकरी को भी खिलाओ तो वो भी नहीं खाएगी, ऐसे सूंघेगी और फिर छोड़ देगी, ठीक है ना। नीम की खा लेगी, बेर की खा लेगी, और किसी की खा लेगी, लेकिन इसकी नहीं खाएगी। और इसकी लकड़ी भी बहुत कमजोर होती है, मतलब लकड़ी भी जो है वो पीपल की लकड़ी का भी ना तो सोफा मिलेगा पीपल की लकड़ी का, नीम की लकड़ी का मिल जाएगा, बबूल की का मिल जाएगा, सागुन का मिल जाएगा, शीशम की लकड़ी का मिल जाएगा, लेकिन इसका उसमें भी प्रयोग नहीं किया जाता कि पीपल की लकड़ी का किसी में प्रयोग कर लिया जाए। बस केवल ये एक छायादार वृक्ष है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये, और उसके साथ ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, इसलिए इसको लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ये 24 घंटे दिन और रात क्या करता है? ऑक्सीजन देता रहता है। तो यही कहा जाता है कि रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भी ये क्या करता रहता है? आपका ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता रहता है ना। ऐसा कुछ सुना है तुम लोगों ने कि नहीं सुना है? ये देखो आगे, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। एक छायादार विशाल वृक्ष है पीपल, इसकी ना फल ना पत्ती ना लकड़ी किसी काम की नहीं है, 24 घंटे ऑक्सीजन जरूर देता है। स्टेमिना डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, ठीक है ना, छोड़ देते हैं स्टेमिना को, क्या करना है। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ये तो पता ही होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो गिद्ध अपना घोंसला भी इसी पेड़ पर जो है वो बनाते हैं, यानी कि पीपल पेड़ पर गिद्ध जो है वो अपना घोंसला बनाएगा। पीपल वृक्ष की जड़ का विस्तार काफी दूर तक होता है, पता चले वहां वृक्ष है और पता चला हमारे घर में पीपल की जड़ जो है वो दिखाई दे रही है, तो इसकी जड़ों का विस्तार काफी दूर दूर तक जो है वो आपका होता है, काफी गहरा विस्तार इसको देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद चाहो तो रुक जाएं 1-2 मिनट और सर। बरगद की अगर बात कहें तो ये देख रहे हो बरगद का पेड़ है, ये भी काफी विशालकाय वृक्ष है, बट जिसको आप बरगद कहते हो, बट कहते हो। इसकी जड़ें जो है वो पेड़ से ही लटकती हुई जड़ें जो है वो जमीन के अंदर क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। तो इसकी भी जड़ें जो है वो आपकी काफी गहराई तक जो है वो चली जाती। इसकी जड़ें इस पेड़ को आधार प्रदान करती हैं, क्योंकि ये काफी विशाल पेड़ है, तो जब ये काफी भारी भरकम हो जाता है तो इसकी जड़ें जो है वो नीचे लटक आती हैं, और वही जो तना है वो जड़ों के काम करते हैं, वो नीचे जो है वो जमीन में जो है जाकर के जमीन के अंदर चले जाते हैं और पेड़ को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं या आधार प्रदान करते हैं। यह भी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसके तने से स्तंभ मूल जड़ें निकलती हैं, वही जो हमने आपको बताया कि तने से ही जड़ें निकलती हैं। पतली पतली रस्सी से ये जड़ें निकलती हैं जो पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं, वह तने को सहारा देती हैं। भाई इतना विशाल वृक्ष है, पता चले नहीं तो तना टूट ही जाए, तना टूट ही जाए तो ये आसपास से सारी चारों तरफ से जो है वो ये जड़ें जो है वो निकल आएंगी और जमीन के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, तो पूरे पेड़ को मजबूती प्रदान करेंगी और साथ में उस वृक्ष को भी। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। इसकी भी जड़ें काफी दूर दूर तक फैली व गहरी होती हैं। साथ में पीपल हो, बरगद हो, नीम को, इनको पर्यावरण का मित्र कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं ये, तो इनको अपन को याद रखना है। अब यहीं रुक जाते हैं सर, आज टाइम कम बचा, जेट्रोफा को कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज वैसे भी हम कम पढ़ा पाए क्योंकि